हम क्या देख रहे थे, वेव फ्रंट का शेप जब वेव फ्रंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रही थी, पास कर रही थी, ऐसे ही कर रहे थे हम कुछ, जो भी हो रहा था, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, हमारे पास सपोज ये प्रिज्म है, क्या है प्रिज्म, बाहर रे है, ये डेंसर, ठीक है। हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, मतलब क्या आ रहा है, पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, इतनी बात, ठीक। अब जरा देखो, लाइट ऐसे आ रही है, मान लो रेज मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एक रही ये, एक रही ये दोनों रेज हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वेव फ्रंट आ गया इस इंस्टेंट पे, ये वेव फ्रंट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। सही बात, यस और नो। यस सर। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट वेव फ्रंट का प्रिज्म के अंदर चला गया, मतलब स्पीड कम हो गई इसकी, और जो ये वाला पॉइंट है ये अभी भी किस में है, एयर में है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगले इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, जब ये यहां पहुंचा तो ये भाई कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। हाँ, ये थोड़ा सा चला, वो थोड़ा ज्यादा चला, तो अब जो वेव फ्रंट बनेगी इस इंस्टेंट पे, वो क्या बनेगी, ये बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सुनो, ये बन गई कि नहीं बन गई। तो जो रेज बनेंगी कॉरस्पॉन्डिंग, वो क्या बनेंगी, जरा देखो, जरा अपने आप डेविएट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब जरा देखो इस इंस्टेंट पे वेव फ्रंट ये है, ये है यानी वेव फ्रंट, ये सुनो, ये वेव फ्रंट आ गई। अब और मजेदार बात देखो, ये अब फिर से एयर में चली गई, तेज चलेगी, और ये क्या करेगा, स्लो चलेगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो जब ये यहां पहुंचा तो ये भाई कहीं पर यहां पर होगा, तेज चल रहा था, ये सुनो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जरा देखो, ये रे हो गया इसका, और जब ये यहां पहुंचा तो अब जो वेव फ्रंट बन रही है, जरा देखो, तो ये हो गई कि नहीं होगी फाइनली, ये सुनो। तो रे जरा देखो डेविएट हुई कि नहीं हुई, और वेव फ्रंट भी क्या हुआ, डेविएट हुआ। एक बात बताओ, वेव फ्रंट की थिकनेस क्या हुई, चेंज हुई या नहीं हुई, चेंज हुई है, ये सुनो। क्या चीज, ये हाई जंप के प्रिंसिपल से पढ़ रहे हैं ना ये चीजें। हाँ बिल्कुल, और किससे, प्रिंसिपल सही है, ये किसने बताया, क्या चीज, क्या कह रहा है, हाई जंप का प्रिंसिपल सही है। अभी सारी बात बताएंगे, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, जो काम चल रहा है वो पढ़ ले, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या कहानी है, लिखो जरा भाई, ऊपर वाली भी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो कह रहा है ऊपर वाली हल्की सी ऐसे बना दो, बना दो भाई, ऐसे कर लेना, खुश हो जाओ, ठीक है, इतनी बात, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा पर्पस था आपको सिर्फ वेव फ्रंट का शेप दिखाना कि ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, लार्जर बेस की तरफ बेंड हुआ कि नहीं हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सुनो, ठीक है। तो लिख, तो वेव फ्रंट बेंड हो गया, और थिकनेस बेस का क्या कर गया, चेंज कर गया, ये सुनो।
तो लिखो वेव फ्रंट शेप डज नॉट चेंज बट इट बेंड्स। शेप नहीं चेंज, वो प्लेन ही है अभी भी। निकम्मो कैसी है, वेव फ्रंट प्लेन ही है अभी, तो शेप डज नॉट चेंज बट इट गेट्स डेविएटेड, ऐसा लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है। बेंड से अच्छा क्या है, डेविएटेड। ठीक है, शेप ऑफ वेव फ्रंट डज नॉट चेंज बट इट गेट्स डेविएटेड। ठीक है, इतनी बात। बेटा अगर बाहर रेयर होगा तो टुवर्ड्स लार्जर बेस, और अगर बाहर डेंसर होगा तो अवे फ्रॉम लार्जर बेस, इसलिए मैं वो बात लिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात। ठीक, अब इतनी बात हो गई। इसके बाद एक और देख लेते हैं। हमारे पास मान लो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इधर एयर है और इधर म्यू है, इधर से। इसमें कैसे चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, हमारे पास रेज ये आ रही है। ठीक है, तो जरा देखो वेव फ्रंट क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा वेव फ्रंट। ऐसे कुछ वेव फ्रंट होगा कि नहीं होगा, यस और नो। अब एक बात बताओ, ये वाला वेव फ्रंट अभी ये पॉइंट तेज चल रहा होगा और ये स्लो चल रहा होगा, यस और नो। जब ये यहां पहुंचेगा, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला अभी यहीं पर होगा, थोड़ा सा ही चला होगा, यस और नो। तो एक्चुअल में वेव फ्रंट अब कैसी बनेगी, इसे अच्छा समझ। मान लो ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब रेज आ रही है। ठीक है भाई, ये रेज हो गई। यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर एयर है। ये हमारे पास क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया कि नहीं, ये सुन। अब जरा देखो अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, ये पॉइंट स्लो चलेगा, ये पॉइंट तेज चलेगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ होगा, उस मोमेंट पे ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, ये सुन। अब जरा देखो, अब जो वेव फ्रंट बनेगी कुछ ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, तो रेस ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, कन्वर्स करने के लिए करेंगे इलेक्ट्रॉन इसके नॉर्मल। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी आ गई। ये हो गया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, इतनी बात। बना लिए, मतलब सिर्फ आपसे यही पूछता है, कई बार 4 ऑप्शन दे देगा आपको मल्टी मैट्रिक्स मैच में, और इस टाइप से पूछ सकता है कि इधर पैरेलल रेज आ रही हैं, सिस्टम दे दिया, और उस साइड में उसकी इमर्जिंग क्या बता दी, वेव फ्रंट की शेप पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी करा हुआ है इसने। ठीक है, अब जरा देखो, अब हमारे पास
ठीक है, लेंस है बेटा। ये लेंस है, ठीक है। रेज आ रही है, ये रेज आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। हो गया। अब एक बात बताओ यार, ये थोड़ा सा तेज चलेगा, ये भी थोड़ा सा क्या करेगा, तेज चलेगा, ये क्या करेगा, स्लो चलेगा। तो जरा देखो, जब ये भाई यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, तो ये यहाँ पर है मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है? अब जितना टाइम इसे यहाँ से यहाँ चलने में लगेगा, उतनी ही दूर ये भी चलेगा, सेम मीडियम में है। अरे ये सुनो, उसके बाद फिर से ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो तेज हो गए दोनों, और ये क्या होगा, स्लो। मतलब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये भाई कहीं पर यहाँ पर होगा, और ये भाई कहीं पर यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो अब अगर मैं इनको ट्रेस बनाता हूँ, तो ऐसा कुछ वेव फ्रंट बनता है कि नहीं बनता है। और ऐसा बनने का मतलब रेस क्या करने वाली है, कन्वर्ज करने वाली कि नहीं करने वाली। पर आपने मीडियम तो बताया नहीं। क्या नहीं बताया कि अंदर जो खुश हो जाए, ठीक है। हो गया भाई। जब मैं कुछ नहीं बताता हूँ तो बाहर एयर होता है, ठीक है, लेंस में हमने ऐसे ही करा हुआ है शायद, है ना। अब देखो भाई, इसके बाद ये भी देख लो, ठीक है। ये हाँ यार, अब एक बात बताओ यार, ये तो तेज चलेगा, ये वाला पॉइंट, हाँ या ना, और ये वाले पॉइंट क्या करेंगे, स्लो हो जाएंगे, धीरे चलेंगे, स्लो हो जाएंगे। जब ये यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, अब उसके बाद ये और तेज चलेगा। तो जब ये यहाँ पहुंच गया तो ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, यहाँ है। तो अब जरा देखो वेव फ्रंट कैसी हुई, तो रेस कैसी हो गई, डाइवर्जिंग हो गई कि नहीं, बढ़िया, ठीक है। तो सारी चीजें हर तरीके से समझी जा सकती हैं, ठीक है भाई। अब देखो यार भाई, रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। तो ये जो कर्व सरफेस बना, इसके नॉर्मल मैंने रेज बना दी, क्योंकि अवे जाने वाली है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो रेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या होंगी, अवे की तरफ होंगी, तो कैसी हो गई, डाइवर्जिंग हो गई अपने आप। क्लियर है। चलो, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये तो हमने बात कर ली, वेव फ्रंट का शेप कैसे बदलता है डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आने में, ये सब बातें। हमें इस चैप्टर में दो तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा हुआ पहले भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेम इंटरफेरेंस यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम किसका पढ़ेंगे, लाइट का। वहाँ हमने किसका पढ़ा था, साउंड का ज़्यादातर। यहाँ हमने पढ़ा था रोप, रस्सी वाला, है ना, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन
ऑफ लाइट, तीसरा हमें पढ़ना है लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट resolving power of माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। ठीक है, इतनी बात। अब इस साल बोर्ड में नीचे वाले तीनों गायब हो गए, ठीक है, ऊपर वाले दोनों, लेकिन मैं तो तीनों कराऊंगा, ठीक है, सारा ही कराना है मुझे, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले तो इंटरफेरेंस ही पढ़े। मतलब कुछ भी नहीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। हाँ, जो बोर्ड में नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से बोर्ड में ना पोलराइजेशन आना है, ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आना है, ना रिजॉल्विंग पावर आना है। टेलीस्कोप का सवाल आया तो मैं कह रहा हूं यार तेरे स्कूल वाले गधे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है, तो बस बात खत्म। जब तो ऐसी बातें बोल रहा है, जब उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये चीजें हमने हटा दी हैं, ठीक है, तो हटा दी हैं तो हट गया। अब देखो भाई, तो इंटरफेरेंस पढ़ना। इंटरफेरेंस क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, हाँ या ना? कौन सी वेव्स? कोई सी भी वेव्स हो सकती हैं, लेकिन हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए? कोहेरेंट वेव्स चाहिए। ये बताया हुआ मैंने शायद पिछले साल, कोहेरेंट सोर्स। तू था ही नहीं बैच में, तो तुझे कैसे बता देता? अच्छा, ठीक है, तो अब लिखो जरा, लिखो इंटरफेरेंस लिखो, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स at any position in space leads to redistribution of intensity or energy or amplitude, leads to redistribution of intensity or energy or amplitude in the region of space where we are considering superposition. Such phenomena is called as interference. मैंने क्या कहा आपसे? ध्यान सुनो, मैंने कहा कि दो या दो से ज्यादा वेव्स कहीं पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो उस जगह पर इंटेंसिटी, एनर्जी या उस रीजन में इंटेंसिटी, एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर पहले वाले का A1 एम्पलीट्यूड है, दूसरे का A2 है, तो उस जगह पे हो सकता है कुछ और है, वो A1 माइनस A2 से लेकर के A1 प्लस A2 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरीके के रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तीन हो तो तीन वेक्टर का सम आएगा भाई, ठीक है, उसके लिए तू क्यों परेशान है? मैंने कहा टू और मोर, मैंने ये नहीं लिखा है कि दो ही हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया दो वाला। अब तो क्या कहानी, किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या कर रही हैं, मैं लाइट नहीं बोल रहा हूँ अभी, मैं क्या बोल रहा हूँ? वेव्स बोल रहा हूँ, मतलब सबके लिए वैलिड है बात, ठीक है, तो तेरी बात भी चल रही है साथ में, सबके लिए वैलिड है, तो भी चल ही रहा है ना। अब तो क्या कहानी है, मैंने क्या कहा? दो या दो से ज्यादा वेव्स जब किसी जगह पर सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, इतनी बात, या किसी रीजन ऑफ स्पेस में सुपर इम्पोज करते हैं, तो उस रीजन ऑफ स्पेस में एनर्जी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वो क्यों होता है अभी हम पढ़ेंगे उस चीज को। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरफेरेंस। ठीक है, अब एक चीज और लिखो, हाँ वही बताने जा रहा हूं, बट फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस
but for sustained interference, superposing waves must be coherent. Superposing waves must be coherent. अब मेरी बात ध्यान सुनो। मतलब अगर मैं किसी समय पे मान लो हर्षित के ऊपर दो वेव सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है, तो टाइम जीरो पे एम्पलीट्यूड आया A1 प्लस A2। मैं चाहता हूं आधे घंटे बाद भी A1 प्लस A2 रहे, 40 मिनट बाद भी A1 प्लस A2 रहे, मतलब एनर्जी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, सस्टेन हो जाए, वो चेंज ना करे समय के साथ उस पर्टिकुलर जगह पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अगर इंटरफेरेंस सस्टेन होना चाहिए किसी जगह पर, तो उसके लिए सोर्स को क्या होना पड़ेगा, सारे सोर्सेस को कोहेरेंट होना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब इतना सा है कि जिस भी जगह पर आप इंटरफेरेंस, एक्चुअल में कोहेरेंट सोर्सेज होते ही नहीं, बहुत मुश्किल है कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करना, कोहेरेंट सोर्सेज होते नहीं, तो इस वजह से हमें इंटरफेरेंस भी सस्टेन्ड ज्यादातर फिनोमेना में नहीं दिखता है लाइट का। ठीक है, बाकी जगह हो सकते हैं आसानी से, लाइट में बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं। ठीक है, तो खेल क्या है कि भाई सस्टेन नहीं होगा तो हमें हमारी आंखों को दिखेगा ही नहीं। अब टाइम जीरो पे A1 प्लस A2, अगले ही मोमेंट पे A1 प्लस A2 से थोड़ा सा कम, अगले ही मोमेंट पे और थोड़ा सा कम, अगले ही मोमेंट पे फिर ज्यादा, मतलब फिर ये ड्रामा सा होने लगेगा। उस जगह पर मैं क्या कह पाऊंगा, कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, हाँ या ना। उस जगह पे तो एम्पलीट्यूड का क्या होने लगा, वेरिएशन होने लगा, जबकि मैं चाहता क्या हूं, उस जगह पर एनर्जी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या रहे, सस्टेन रहे। क्लियर है इतनी बात? तो समय के साथ ना बदले, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेरेंस। अब प्रॉपर इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि हम जिस भी इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, सस्टेन। एक्चुअल में इंटरफेरेंस हमेशा हो रहा होता है, इंटरफेरेंस इन दोनों ट्यूबलाइट्स की लाइट का भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें फिर क्या दिख रहा है, एम्पलीट्यूड बार बार बदल रहा है, हमारी आंखों की इतनी रिजोल्यूशन नहीं है कि हमें वो उतने कम समय में वेरिएशन क्या करे, दिखाई पड़े प्रॉपरली। अगर होता तो क्या दिखता हमें? होता तो अभी देख लेना क्या दिखता, जो सस्टेन में दिखेगा वैसा ही कुछ पैटर्न दिखता। ठीक है इतनी बात। एक काम करना, अगर मैं इसको ना ग्रीन बोर्ड कर दूं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और मैं इधर की तरफ देखूं पास आकर के, मुझे यहाँ पर फ्लिकरिंग सी दिखाई पड़ती है, हाँ या ना, तो हल्का सा अप डाउन सा होता रहता है। ठीक है, वो भी इंटरफेरेंस ही था भाई, कहीं पर डार्क बन रहा था, कहीं पर क्या बन रहा था, ब्राइट बन रहा था। ठीक है, जहां पर काली सी पट्टी सी दिखाई पड़ रही थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, वहां पर एम्पलीट्यूड क्या कर गया, घट गया, या इंटेंसिटी क्या कर गई, घट गई। और जहां पर, लेकिन एक चीज देखना, वो क्या कर रहा होता, फ्लिकर कर रहा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर हमेशा डार्क नहीं रहा। ठीक है, तो वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, सस्टेन के लिए जहां पर जो एम्पलीट्यूड आ गया वो हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, अब सूर्य अब फालतू बातें मत बोल, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ। ठीक है इतनी बात। अब क्या कहानी है, बता रहा हूं भाई। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी जगह पर कई सारी वेव्स सुपर इम्पोज कर रही हैं और वहां पर सस्टेन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वेव्स को क्या होना पड़ेगा, कोहेरेंट होना पड़ेगा। लिखो जरा, कोहेरेंट वेव्स और सोर्सेज, कोहेरेंट वेव्स और सोर्सेज must have same frequency, must have same frequency, मतलब कोहेरेंट वेव्स या सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भाई, यही कंडीशन है। ठीक है इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, कि कोहेरेंट वाले की वजह से सस्टेन क्यों होता है, और जो कोहेरेंट नहीं होते उनकी वजह से एम्पलीट्यूड समय के साथ क्यों बदलता है, वो बात करनी है। तो मैंने क्या करा, दो वेव्स ली,
ये दो वेव्स ले ली भाई मैंने, ठीक है। यहां पर S1 और यहां पर S2, मान लो यहां सुपर इम्पोज कर देना इस पॉइंट पे, ठीक है। X1 पाथ ट्रेवल किया इसने और इसने X2 टाइम t पर यहां पहुंच गए, दोनों किसी समय पे दोनों क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। तो अब एक चीज देखो, यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फेजर से हम करते हैं, वेक्टर सम करते हैं कि नहीं करते हैं, याद है? याद है। चलो अब जरा देखो, अगर मैं कहता हूं कि फेजर में इस समय पे ये A1 है और ये A2 है, और ये एंगल क्या हो गया, फेज डिफरेंस। क्या हो गया? फेज डिफरेंस। तो अब जरा देखो, टाइम t पर फेज डिफरेंस कितना है, पहले वाले का फेज देखो, phi1 is omega 1 t plus k1 x1, phi2 is equal to omega 2 t plus k2 x2। तो फेज डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, phi1 phi2 phases है। हाँ, फेजेस ऑफ पर्टिकुलर वेव एट दैट पोजीशन। फेज दो टाइप का होता है भाई, देखो, समय के ऊपर डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पर, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो चीजें हैं कि नहीं है। तो समय के ऊपर जब वेव का फेज डिपेंड करता है, उसको मैंने कहा था टेम्पोरल फेज। याद करो पिछला चैप्टर, अगर आपको याद है तो, और तुमने तो कई बार पढ़ा है क्या वेव। सर आपके साथ पहले भी कहा था, आपके पास पढ़ा और कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, तो वो भी पढ़ा नहीं गया। तो पहले जो समय के ऊपर फेज डिपेंड करता है उसको हम कहते थे टेम्पोरल फेज, और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता था उसको हम कहते थे स्पेशियल फेज। अगर याद हो तो, याद नहीं तो मरो, ठीक है। अब जरा देखो, अगर फेज में लिख रहा हूं तो दिस इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस ये हो गया कंप्लीट फेज, और इसको कहते थे हम टेम्पोरल फेज, और इसको हम स्पेशियल फेज। पिछले साल तो हमने अच्छा इंटरफेरेंस पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने स्टेशनरी वेव, वो स्पेशियल की वजह से था, और एक बीट्स पढ़ा था वो टेम्पोरल की वजह से था, अगर ढंग से पढ़ा हो तो। अरे बताया था मैंने ये सब बातें, ठीक है। अब क्या कहानी है, अब अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं फाई, तो जरा देखो, दैट इज phi2 माइनस phi1, यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस k2 x2 माइनस k1 x1। बेटा एक बात बताओ, यहां पर जो एम्पलीट्यूड आता था इन दोनों का रिजल्टेंट a, दैट वाज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। ऐसा कुछ आता था कि नहीं आता था, याद करो, आता था भाई। अब आप एक मिनट सुनो भाई, ये एम्पलीट्यूड आया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, जो फाई है, x1 और x2 तो फिक्स है इस जगह पर, अरे यार पोजीशन तो फिक्स ही है, लेकिन फाई टाइम का फंक्शन है या नहीं? अरे निकम्मो, फाई किसका फंक्शन हो गया? टाइम का फंक्शन। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड समय के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आयुष भारद्वाज कह रहा क्यों बदलेगा? अबे निकम्मे आदमी, फाई की वैल्यू टाइम का फंक्शन है, तो टाइम बदलेगा तो फाई भी बदलेगा, फाई बदलेगा तो कॉस फाई भी बदलेगा। टाइम बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा। क्या चीज?
भाई मैंने कहा इस जगह पर हम सुपरपोजिशन देख रहे हैं अलग अलग समय पे। मैंने क्या कहा था, हर्षित के ऊपर मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव देख रहा हूं। टाइम 0 पर एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 था, तो टाइम 30 सेकंड बाद भी वही होना चाहिए एम्पलीट्यूड, 40 सेकंड बाद भी वही होना चाहिए, 50 सेकंड बाद भी वही होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया एक्स को टी। पोजीशन फिक्स कर दी, ठीक है। और अब एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ समय पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। समय पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये दोनों वेव्स क्या हैं, इनकोहेरेंट है, क्योंकि हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। हमारा एम्पलीट्यूड उस जगह पर समय के साथ क्या कर रहा है, बदल जाएगा। यस और नो, ठीक है इतनी बात। तो अब ये दोनों वेव्स क्या हो गई, इन कोहेरेंट as phi is function of time, that is amplitude is also function of time, we do not get sustained interference। बढ़िया चीज है, पिछले साल भी सेम ऐसे ही कराया था मैंने। हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम हो जाएं तो क्या एम्पलीट्यूड समय के साथ बदलेगा, तब नहीं बदलेगा। कोहेरेंट हो गए कि नहीं हो गए, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोहेरेंट होना जरूरी था, ठीक है इतनी बात। लास्ट वाली लाइन ये थी भाई कि एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इस वजह से क्या कहते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है। हो गया। अब देखो भाई, अब लिखो जरा, if sources are coherent, then omega 1, then frequencies are same, therefore phase difference in the region of interference, जहां भी हम देख रहे हैं, ठीक है, phase difference in the region of interference is now not function of time and it is constant at particular position, हाँ या ना। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोहेरेंट सोर्सेज होने की वजह से जिस जगह पर हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं उस जगह पर फेज डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए हो, ठीक है इतनी बात। तो मैंने क्या कहा, अगर सोर्सेज कोहेरेंट हमने मान ली तो हम कहेंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अब हमारे पास फेज डिफरेंस बचेगा क्या, ये नाटक बचेगा। और ये नाटक बचेगा तो x1 x2 कांस्टेंट थे, k1 k2 फिक्स था वेव के लिए, तो क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उस जगह पर समय के साथ वेरी नहीं करेगा। क्लियर है सबको, ये क्लियर है भाई। चलो अब इशू ये है कि हम कोहेरेंट सोर्स लाइट के कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, अब हमेशा ध्यान रखना कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो अपने आप खत्म हो गया, ठीक है इतनी बात। अब लिखो जरा, लिखो, two different sources
कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो डिफरेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं होते भाई, ठीक है, इतनी बात। कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, ठीक है। जैसे दो लोग एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे ही खेल यहाँ भी है, ठीक, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। अब हमें कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना है, तो हम एक ही सोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज में, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज, टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज लिखो मेथड 1 वेव फ्रंट डिवीजन, वेव फ्रंट डिवीजन। मतलब हम क्या करेंगे, एक ही सोर्स से मल्टीपल क्या बना देंगे, क्या कहते हैं, मल्टीपल सोर्सेज बना देंगे, और वो सारे कोहेरेंट हो जाएंगे। जैसे देखो, एक मिनट, मान लो हमारे पास ये एक क्या कहते हैं प्लेन है, उसमें एक स्लिट ये है S1, एक स्लिट ये है S2, एक स्लिट ये है S3। स्लिट मतलब थोड़ी थोड़ी सी ओपनिंग, ठीक है। और ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, मान लो। अब हमारे पास इन्फिनिटी से मान लेते हैं, क्या कहते हैं, लाइट आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास इन्फिनिटी से वेव फ्रंट आ रही है, ठीक है, इतनी बात। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रेज नॉर्मल होगी इसकी, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ यार, ये आ रहा है, बाकी सब ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, जो ये वेव फ्रंट आई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है, इंसिडेंट वाली है या नहीं, ठीक है। तो अब बाकी सब ब्लॉक हो जाएगा, यहां से हल्का सा बेंड होकर के, मैंने बताया था अपर्चर छोटा होगा तो क्या करेगा, बेंड करेगा, हल्का सा बेंड होकर के, हल्का सा बेंड होकर के, हल्का सा बेंड होकर के मुझे तीन सोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, हाँ या ना, तीन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने वेव फ्रंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तीनों क्या है, कोहेरेंट है या नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ होगी, सेम भाई जिससे प्रोड्यूस हुए थे उसका पार्ट है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसका, किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। तो ये तीनों क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड व्हाट, वेव फ्रंट। इसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट डिवीजन। तो एक इंटरफेरेंस तो हमें इसका पढ़ना है, वेव फ्रंट डिवीजन का। इसके कई सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। बोर्ड में सिर्फ YDSC आता है और हम कई सारे पढ़ेंगे, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ। हो गया भाई, यस सर। अब जैसे साइक्लोट्रॉन हटा दिया उसने इस बार बोर्ड से, ठीक है, वरना 5 नंबर पे या 3 नंबर पे साइक्लोट्रॉन के बारे में कहानी आती थी, इस बार उसने साइक्लोट्रॉन ही गायब कर दिया। अब इस बार आएगी किससे, हॉल इफेक्ट से आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, ठीक है। अब सुनो भाई, अब इसके एग्जांपल लिख लो जो हमें पढ़ने हैं अभी आगे चल करके। वेव फ्रंट डिवाइड करना तो आ गया, एक ही वेव फ्रंट को हम मल्टीपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट डिवीजन।
इसके एग्जांपल देखो, YDSC, लॉयड्स मिरर, YDSC का फुल फॉर्म आपको अभी पता चल जाएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। YDSC, लॉयड्स मिरर, बिलेट स्प्लिट लेंस, BILLET। लॉयड वाले AC की क्या स्पेलिंग होती है? क्लाइव लॉयड वाला। हाँ वही वाला, लिख ले भाई, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है क्या लिखेंगे। LYLODS ऐसे कुछ होता है, हाँ, LLOYDS जो भी है, ठीक है। चलो अब बिलेट स्प्लिट लेंस, तीसरा फ्रेशनल बाइप्रिज्म एटसेट्रा, बहुत बन सकते हैं, ठीक है, फ्रेशनल बाइप्रिज्म एटसेट्रा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है किसको करने का, क्या कहते हैं, कोरेंट सोर्सेस के लिए, लिखो मेथड 2, एम्पलीट्यूड डिवीजन। एम्पलीट्यूड डिवीजन, अब इसमें कैसे करते हैं ध्यान दो। थिन स्लैब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, ऊपर मान लो एयर और नीचे भी क्या, एयर, ठीक है। ऊपर से लाइट पड़ रही है, इन्फिनिटी से आ रही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो, मैं रेज बना रहा हूँ ध्यान से, ये एक रे आया था, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड A0 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो इंटरफेस आया यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, दोनों चीजें होती हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है, मैंने कहा था दोनों चीजें पार्शियल होती हैं, अनलेस एंड अनटिल TIR ना हो रहा हो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ये जाता है और रिफ्रैक्टेड ये आता है, AT1, हाँ या ना, अब हाँ जो भी हुआ AT1 लिख दिया मैंने। एक बात बताओ, इसका एम्पलीट्यूड क्या इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, कि एनर्जी कुछ ऊपर गई कुछ नीचे गई, ये भी इससे क्या होगा, छोटा होगा। कराया हुआ मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कराया था कि जो एम्पलीट्यूड होता है रिफ्लेक्टेड का, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, और ट्रांसमिटेड का 2V2 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, डिराइव भी कराया था, ठीक है। हाँ मैकेनिकल वे में, ठीक है। तो वो यहाँ भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, पहले इसको देख लें, ठीक है। ये आ गया। अब एक बात तो, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है? नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पर फिर से दोनों काम होंगे, होगा या नहीं होगा? फिर यहाँ पर फिर से दोनों काम होंगे, अब एक बात बताओ, ये A छोटा T1, ये AX, ठीक है, ये AR2, ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं इन दोनों का सुपर पोजिशन देखूं यहाँ पर, ठीक है,
तो एक बात, तो इन दोनों का सुपरपोजिशन अगर मैं देखता हूँ तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या थी, एफ थी, इसकी भी एफ, 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 फ्रीक्वेंसी में तो कोई अंतर नहीं है। हाँ या ना? बस कौन सी चीज बदल गई, एम्पलीट्यूड बदल गया। ठीक है, तो जब भी हम क्या कहते हैं थिन फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, इतनी बात, ये भी पढ़ना है हमें, तो बना लो पहले, फिर लिखते हैं इसे। अब पहले बना ले, फिर मैं लिख रहा हूँ, अभी पढ़ना है पूरा ये भाई, एक 2 दिन थिन फिल्म ही करेगा, ठीक है, 2 दिन YDSC करेगा। क्या कह रहा है, स्लैब और फिल्म एक ही बात। हाँ यार, अब सुनो, बड़े आगे, बड़े, बढ़ जाए। तो इसको हमने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड डिवीजन। ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो इसका एग्जांपल, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। ठीक है, तो अभी इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले बाकी ड्रामा देख लें हम। ठीक है, YDSC पढ़ना है, थिन फिल्म पढ़ना है, फ्रेशनल बायोप्रिज्म पढ़ना है, लॉयड्स मिरर पढ़ना है, सारे पढ़ने हैं। तो उनको पढ़ने से पहले हम इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी देख लें शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है, इतनी बात, मिटा दूं इसे। अब लिखो जरा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दो ही मेथड, दो ही हैं, कई सारे होते हैं। क्या चीज, मेथड और भी बहुत सारे होते होंगे। ठीक है, हमने दो पढ़ा। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जरा देखो, मेरे पास दो वेव्स हैं, एक y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx, और दूसरा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx। ठीक है, इतनी बात, ओमेगा दोनों का सेम है, ओमेगा दोनों का सेम। ठीक है, इतनी बात। और क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सुपर इम्पोजिशन होना है, तो जिस पोजीशन पे होना है वो पोजीशन दोनों के लिए सेम मीडियम ही होगा। हाँ या ना? अगर मीडियम सेम है तो स्पीड भी दोनों की क्या है, सेम है, वेव्स की स्पीड सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा बाई के इज व्हाट, स्पीड। तो ओमेगा सेम है तो के भी दोनों का क्या होगा, सेम। मीडियम सेम होना जरूरी तेरे ऊपर सुपर पोजिशन होना है। ठीक है, इतनी बात, तो तू किसी एक ही जगह पे होगा ना पॉइंट। है। इंटरफेस एक बात, तो दो जगह कैसे हो सकता है, इंटरफेस पे भी होगा, तो अगर लेफ्ट साइड से देखेगा तो एक, और राइट साइड से देखेगा तो दूसरा। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी, तो ओमेगा और के दोनों का सेम, बस वैल्यू कौन सी बदल रही है, एक ही बदल रही है। ठीक है, अब जरा देखो, हम पूरी थियरी देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो भाई, क्या है हमारे पास, मैंने कोरेंट ले रखे हैं, ध्यान रखना कैसे हो गए। दोनों कोरेंट है, दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, अगर ये S1 है और ये S2 है, x1 x2 तो लिख सकते हो। क्या कह रहा है, हाँ वही लिख रहा हूँ। वहाँ पर
अब लिखूंगा ना भाई, इस जगह पर क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है इतनी बात। तो इसका फेज क्या हो गया, फाई 1, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब हमें क्या चेक करना है, अगर हमें एम्पलीट्यूड की बात करनी है, ठीक है इतनी, सॉरी इस जगह पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करनी है, तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, इस जगह पर फेज डिफरेंस, क्या चाहिए, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं फाई से, एंड फाई इज फाई 2 माइनस फाई 1, दैट इज फाई इज इक्वल टू के x2 माइनस x1, हाँ या ना, ध्यान सुनना, फाई इज इक्वल टू के डेल्टा x, ये आगे कि नहीं आगे, आ गया। व्हाट इज फाई, phase difference between the two waves at this position at every instant, ठीक है इतनी बात। एंड व्हाट इज डेल्टा x, पाथ डिफरेंस, ये पहले भी करा हुआ है हमने सारा खेल, दिस इज व्हाट पाथ डिफरेंस, एंड व्हाट इज k, 2 पाई बाय लैम्डा, व्हाट इज k, 2 पाई बाय लैम्डा, अगर याद हो आपको, हाँ या ना, अरे है या नहीं, k was what, एंगुलर वेव नंबर, तो फाई कैन बी आल्सो रिटन एज, यस और नो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या बताना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है इतनी बात। तो जरा देखो भाई, एंगुलर वेव नंबर, ये सब आपको याद नहीं है इसका मतलब, ये हमारे पास रिजल्टेंट आया, आया कि नहीं आया, आ गया भाई, ठीक है। एक्चुअल में जब दो वेव सुपर इम्पोज करती थी ट्रेवलिंग वेव, तो रिजल्ट भी क्या आता था, ट्रेवलिंग वेव ही आता था, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है इतनी बात। बस उसका एम्पलीट्यूड बदल जाता था और उसका क्या, फेज भी बदल जाता था, ठीक है। तो जरा देखो, तो अब जो ए आएगा हमारे पास, ए अगले पेज पे कर दूं, ज्यादा बेटर है, छोटा डिफरेंट कर दीजिए, चलो ए इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 1, ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, ठीक है इतनी बात। a कैन बी ऑल्सो रिटन एज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x या k डेल्टा x, ये सुनो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और जो डेल्टा आएगा, ये नए वाले वेव का क्या, फेज, ठीक है, उसको अलग कलर से लिख लो भाई, tan डेल्टा, तो क्या बैठे रहे, छोटा करना पड़ेगा, tan डेल्टा इज a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi, तो जो नया वेव यहां पर आएगा, दैट वुड बी a sin ओमेगा t प्लस k x प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, अरे भाई यही आने वाला है, ठीक है भाई, नोट करो इस बकवास को। और
एम्पलीट्यूड इस जगह पर समय के साथ चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। वेव आगे प्रोपोगेट कर जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उस जगह पर हमेशा यही दूसरी वेव आती रहेगी पीछे से, क्योंकि वेव जब आगे जाती है तो पीछे से आती भी है, ठीक है। इतनी बात, तो उस जगह पे एम्पलीट्यूड यही दिखाई पड़ेगा हमेशा। हो गया भाई? अब ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, है ना। अब एक काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अरे वेव में पढ़ा हुआ है हमने, हाँ या ना? तो बाकी चीजें तो मीडियम की होती हैं, तो मीडियम तो दोनों के लिए सेम ही है। तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या कहते हैं? इन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर ले इंटेंसिटी का, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कुछ इस टाइप से फॉर्मूला आए थे कि नहीं आए थे? तो याद करो, उसे देखो आपको मिल जाएगा। तो अब इसको छोटा करते हैं भाई। अब हम इस जगह पर इंटेंसिटी की बात करते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और जो भी कांस्टेंट था वो मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई। चलो देखो एक मिनट, इंटेंसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू पी टाइम्स ए वन स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ टू इज पी टाइम्स ए टू स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा? एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इज पी टाइम्स ए स्क्वायर, ऐसा ही होना है कि नहीं होना है? पी कोई कांस्टेंट है निकम्मे, हाँ या ना? अब जरा देखो, अब मैंने क्या करा, इसको स्क्वायर करा और दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? आई, इधर आया आई वन, इधर आया आई टू प्लस, अब जरा देखो क्या आया, टू पी ए वन ए टू कॉस पाई, यही आया ना। A1 can be written as under root I1 by under root P. A2 can be written as under root I2 by P, under root P. तो P कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो आया क्या? cos पाई आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अरे यस और नो? नोट करो इस बकवास को। हो गया? कितने बढ़िया रिजल्ट बनते हैं। अब देखो भाई, अब जरा ध्यान दो। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बोथ y1 एंड y2 वर इनकोहेरेंट, इतना नोट कर लिया सबने? अब लिखो जरा, इफ y1 एंड y2 आर इनकोहेरेंट, ठीक है, दोनों वेव्स क्या है? इनकोहेरेंट है। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड आएगा या जो इंटेंसिटी आएगी, ये समय का फंक्शन होगी कि नहीं होगी? तो लिखो A इज इक्वल टू एफ टी, I इज इक्वल टू एफ टी, फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। मैं क्या जानना चाहता हूं इस पोजीशन पे, इनकोहेरेंट वाले के लिए ही एवरेज इंटेंसिटी जानना चाहता हूं। अगर अगर क्या कहते हैं इनकोहेरेंट है तो I क्या होगा? फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो एवरेज तो निकाल सकता हूं उस फंक्शन का, ठीक है। तो लिखो जरा, एवरेज इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन दिस केस कितनी होगी? आप लोग बताओ भाई। इंटीग्रेशन एट टी डी टी बाई कैपिटल, हाँ करो, कितना आएगा? मैथ्स वालों जल्दी बताओ भाई। गीतांजय मानिक गलत बता रहा है भाई। देखो यहां पर आएगा cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, और बाकी k डेल्टा x आएगा कि नहीं आएगा? आई एवरेज जब मैं लूंगा, ध्यान से देखना, दैट वुड बी इंटीग्रेशन I dt
साइनसोइडल फंक्शन है, ओमेगा टी आ रहा है, तो दैट वुड बी 0 टू टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, हाँ या ना, अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही आएगा। तो I1 dt, यानी कि I1 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का t और नीचे t कट गया, I1 आ गया, दूसरे का I2 आ गया, I1 प्लस I2 आ गया, तीसरा ये कोसाइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन का एवरेज फॉर द वन टाइम पीरियड इज व्हाट, 0। तो I एवरेज तब क्या आएगा निकम्मो, ये आएगा, हाँ या ना, तब एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, दोनों की इंटेंसिटी का सम। क्लियर है, नोट करो भाई। क्लियर है भाई। अब देखो इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी है वो एवरेज वाले से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही बात है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो एक्चुअल में इसीलिए मैंने कहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एनर्जी एंड इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, इन सबका क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक चीज और है, इंटरफेरेंस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब जिस भी रीजन में आप रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो वहां पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, जहां पर कम हुई तो कहीं पर उतनी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात, तो आप लिख लो जरा, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, नहीं बेस्ड नहीं कहेंगे, इंटरफेरेंस ओबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन यूनिवर्सल प्रिंसिपल ना, नहीं, अब वो कितने को सिस्टम मान रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब तो पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान ले तो सब कुछ कंजर्व है भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं चला गया, ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर इस कमरे को सिस्टम माने तो मैंने बोला उसके बाद खत्म हो गया, तब क्या करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, इंटरफेरेंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो आज इतना ही करो, कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है।